हरिशंकर तिवारी उस वक्त उठे थे जब देश में नेता इंदिरा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। उस वक्त नेता समाजवाद की लड़ाई लड़ रहे थे, जेल जा रहे थे, नई सरकार बनाना चाहते थे, कांग्रेस हटाना चाहते थे, इकोनॉमिक सुधार करना चाहते थे। पर गोरखपुर में कुछ लोगों ने अपने लिए अलग जगह बना ली, क्राइम को राजनीति में तब्दील कर ली। ये वो चीज थी जो आने वाले सालों में राजनीति में छा जाने वाली थी। ये वो ब्रीड थी जो बाद में हर राजनेता का पहला और आखिरी हथियार बन गया। ये वो बैलेट था जो चुनाव में जीत पक्की करवा रहा था। ये वो वादा था जिसे जनता पूरी ही समझती थी। हरिशंकर तिवारी ने जाने अनजाने में राजनीति ही बदल दी। जहां जनता बिजली, पानी, सड़क खोजने लगी थी, अचानक लोग बंदूकें गिनने लगे, गाड़ियों की काफिले गिनने लगे, ये देखने लगे कि किसकी गाड़ी के सामने कौन रास्ता बदल लेता है। 80 के दशक के करीब पहुंच रहे हरिशंकर तिवारी स्टूडेंट लाइफ में गोरखपुर में किराए पर कमरा लेकर रहे थे। पर आज जटाशंकर मोहल्ले में उनके किले जैसा घर है। इसे हाता के नाम से जाना जाता है। चिल्लू पार में तिवारी 3 बार निर्दलीय विधायक रहे, बाद में 2 बार कांग्रेस के टिकट पर जीते। इनका बेटा कुशल उर्फ भीष्म तिवारी खलीलाबाद से बसपा सांसद, इनका भांजा गणेश शंकर विधान परिषद का अध्यक्ष, दूसरा बेटा विनय तिवारी विधानसभा और लोकसभा दोनों के चुनाव हार चुका। हरिशंकर तिवारी का तो फिक्स रहा है, सरकार किसी की भी हो, तिवारी का रसूख बराबर बरकरार रहता है। 1998 में कल्याण सिंह की सरकार में वो साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्री रहे। 2000 में रामप्रकाश गुप्ता की सरकार में स्टाम्प रजिस्ट्रेशन मंत्री रहे। 2001 में राजनाथ सिंह की सरकार में भी मंत्री रहे। फिर 2002 की मायावती सरकार में भी मंत्री रहे। 2003-07 की मुलायम सरकार में भी मंत्री रहे। यानी उनका रसूख हमेशा बरकरार रहा। 90 के दशक में गोरखपुर के चिल्लारपुर से हरिशंकर तिवारी और महाराजगंज से लक्ष्मीपुर से वीरेंद्र शाही ने दोनों ने बाहुबल के भरोसे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजनीति में कदम रखा था। अप्रत्यक्ष रूप से तिवारी को कांग्रेस और शाही को जनता पार्टी सपोर्ट कर रही थी। तिवारी के खिलाफ उसी दौरान दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए। हत्या की कोशिश, वसूली, सरकारी काम में बाधा जैसे मामले थे। हत्या तो हो गई, लोगों की हत्या की कोशिश का मकसद लोगों को डराना था। चाहते तो मार भी सकते थे, पर यह कोशिश से उपज दृश्य बाकी लोगों के मन में खौफ भर देता है, क्योंकि विक्टिम कई दिन अस्पताल में खून चढ़वाने के बाद कृत्रिम चेहरे के साथ बाहर निकलता है तो बाकी लोगों की रूहें कांप जाती है। वसूली तो सर्वाइक टैक्स है, सरकारी काम में बाधा मतलब टेंडर छीन के भर लेना, नाके पर पुलिस को थप्पड़ जड़ देना, गाड़ी चेक न करवाना, धुआं फेंकती हुई जीप लेकर घूमना, अवैध हथियारों से फायरिंग करना, इसका अलग केस बनता है। पुलिस रोके तो उसी के हथियार छीन के फायर कर देना, ये वाला सरकारी काम में बाधा है। तिवारी ने रेलवे साइकिल स्टैंड, रेलवे स्क्रैप से लेकर बालू तक में हाथ जमा लिया। उस दौर में एकमात्र नेता थे तो जेल में रहने के बाद भी चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने का तरीका पुराना ही था, रॉबिन हुड वाला। अपने इलाके में किसी गरीब को परेशान होने नहीं देना है, जाहे बगाहे मदद कर देनी है। किसी के घर शादी ब्याह में पहुंचकर अनुग्रहित कर देना है। गरीब आदमी को रेलवे ठेके से क्या मतलब। फिर वो वक्त ही आया जब अपराध का ग्लैमर कम हुआ, लोग जानने समझने लगे थे, डर भी कम होने लगा था। 2007 में शमशान बाबा के नाम से मशहूर राजेश त्रिपाठी ने हरिशंकर तिवारी को चिल्लू पार में हरा दिया। त्रिपाठी बसपा से थे। त्रिपाठी 2012 में हरिशंकर तिवारी को हरा दिया। मजे की बात तो यह है कि अब तिवारी के कुनबे के ज्यादातर नेता बसपा में आ गए हैं। 2017 के चुनाव में आखिरकार हरिशंकर तिवारी को सफलता मिल ही गई। बेटे विनय को बसपा से टिकट दिलवा दिया। राजेश त्रिपाठी को बसपा ने टिकट नहीं दिया, वे भाजपा में आ गए। राजेश त्रिपाठी ने सबसे पहले हरिशंकर तिवारी के परिवार पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया, अपनी हत्या की आशंका जताई। पर अब हरिशंकर तिवारी पर कोई केस बचा नहीं है। राजनीति कमजोर जरूर है, रसूख कम नहीं हुआ है, और जिस तरीके से चल रहा है तो यही लगता है इनका रसूख कभी कम होगा भी नहीं। अगर ध्यान से देखो तो सारी बातें ठेकों से इर्द गिर्द घूमती है।
अगर कोई पिता की हत्या का बदला लेने के लिए गैंगस्टर बनता है तो एक बार की घटना है कि बदला ले लिया, बात खत्म। पर उनको गैंगस्टर बनाए रखते हैं, सरकारी ठेके मदद करते हैं, वो उनके लिए नए तरीके की खाद देते हैं। चाहे वो बात मुख्तार की हो, चाहे ब्रजेश सिंह